आज अपन यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स के अंदर पढ़ेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द हिप। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और वो हिप के अंदर किस तरीके से होता है ये अपन आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द हिप का, उसके बाद इसकी पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, स्टेजेस ऑफ टीबी, हिप एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और इसका ट्रीटमेंट अपन डिस्कस करेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और ये जॉइंट्स के अंदर किस तरह से होता है अपन पहले की वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, उसका जनरल कंसिडरेशन देखा था, जिसकी 2 वीडियोस थी। फिर स्पाइन के अंदर टीबी क्या होता है ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। पोर्ट्स पैराप्लेजिया क्या होता है ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। फिर अपन आज पढ़ेंगे यहाँ पर हिप के अंदर ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से होता है। फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे कि नी जॉइंट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से होता है और कुछ अदर जॉइंट्स भी है जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लाइन से पढ़ रहे हैं। तो अपन आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हिप के अंदर ट्यूबरकुलोसिस किस तरीके से होता है। तो अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर स्पाइन द हिप इज अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर आज जो आती है वो है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स और लिम्फ नोड्स के अंदर सबसे पहले होता है। फिर वहाँ से ये स्प्रेड करता हुआ स्पाइन तक पहुँचता है। फिर स्पाइन के बाद कभी कभी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हिप तक भी पहुँच जाता है, हिप के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पाइन के बाद हिप सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, हाँ मतलब हिप के स्पाइन के अंदर ज़्यादा बार अपन को ज़्यादा केस देखने को मिलेंगे और हिप के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के अपन को कम केस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हिप के अंदर कैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज यहाँ पर हिप की बात है कि हिप के अंदर ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से होता है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स बट पेशेंट एट एनी एज कैन बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह आमतौर पर चिल्ड्रंस के अंदर होता है और एडोलेसेंट्स जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर होता है, लेकिन ये किसी भी एज के अंदर हो सकता है और किसी भी जेंडर के अंदर अपन को ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि इसी एज के बच्चों के अंदर ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलेगा, किसी भी एज में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है इसकी पैथोलॉजी की बात। तो इसकी पैथोलॉजी सेम वैसी ही है जैसे अपन ने यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के जनरल कंसिडरेशन में पढ़ी थी ना, सेम वैसी है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो अपन ने पहले वीडियो पढ़ी थी ट्यूबरकुलोसिस के जनरल कंसिडरेशन की, वो आप पहले देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखो ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो पहले जो अपन ने वीडियो पढ़ी थी यहाँ पर कि ये ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है उसकी 2 वीडियोस थी, और टीबी ऑफ स्पाइन क्या होता है इसकी भी 2 वीडियोस थी। पोर्ट्स पैराप्लेजिया पे पहले पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्पाइन। तो आपको ये दोनों वीडियोस पहले देखने को मिलेगी, या तो मैं आई बटन में लगा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी पैथोलॉजी अपन थोड़ी बहुत तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाकी अपन आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। The usually initial lesion is in the bone adjacent to the joint, that is either the acetabulum or the head of the femur। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजुअली इनिशियल जो लीजन्स होते हैं ना जॉइंट के आसपास वाली बोन में अपन को देखने को मिलेंगे। और हिप जॉइंट के आसपास कौन कौन सी बोन होती है, वो होती है एसिटाबुलम और फीमर का हेड। तो अपन को फीमर के हेड और जो एसिटाबुलम है वहाँ पर अपन को इनिशियल लीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर लीजन्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन सम केसेस और कुछ केसेस के अंदर क्या होता है ना, द लीजन में बिगन इन द साइनोवियम, जिसको अपन यहाँ पर साइनोवियल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, बट क्विकली द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड द बोन्स आर अफेक्टेड। तो यहाँ पर क्या होता है कुछ केस के अंदर साइनोवियम में लीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, साइनोवियम के अंदर लीजन होता है जिसको अपन यहाँ पर साइनोवियल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकुलेट कार्टिलेज और बोन क्विकली अफेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट, यहाँ पर सबसे पहले तो साइनोवियम है वहाँ पर लीजन होगा और आगे चल के आर्टिकुलेट कार्टिलेज है और जो बोन है वो भी इफेक्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोली साइनोवियल ट्यूबरकुलोसिस एज सीन इन द नी जॉइंट इज अनकॉमन इन द हिप। नी जॉइंट में देखा जाने वाला जो साइनोवियल ट्यूबरकुलोसिस है वो हिप के अंदर अनकॉमन होता है। उसके बाद यहाँ पर अपन एक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर ये बताया है कि जो हिप के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके कॉमन साइड कौन कौन सी, या तो एसिटाबुलम की यहाँ पर हो जाएगा, हेड पर हो जाएगा, नेक पर हो जाएगी, और किसी भी जगह पे यहाँ पर अपन को 4 साइड बताई हुई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस होता है हिप के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन और पैथोलॉजी के बाद आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर लिखा हुआ है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अपन को कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देखने को मिलेगी बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द चाइल्ड में बी एपेथेटिक एंड पेल विथ लॉस ऑफ एपेटाइट बिफोर डेफिनिट सिम्टम्स परटेटिंग टू द हिप अपीयर।
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर हिप से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स का पता लगाने से पहले, मतलब हिप जॉइंट के सिम्टम्स पता लगने से पहले अपन को यहाँ पे कुछ और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बच्चे को भूख नहीं लगेगी, वो एपेथेटिक रहेगा और पेल हो सकता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज स्टिफनेस ऑफ द हिप एंड इट्स प्रोड्यूस अ लिम्प। तो यहाँ पर फर्स्ट सिम्टम क्या होता है हिप से रिलेटेड, वो है कि जो हिप है वहाँ पे स्टिफनेस देखने को मिलेगी और उसके अंदर जो है लिम्प भी आ सकता है, लिम्प भी आ सकता है और स्टिफनेस भी देखने को मिल सकती है। और हिप्स, ये तो है हिप से रिलेटेड, और हिप से रिलेटेड नहीं है वो है जो एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, चाइल्ड एपेथेटिक हो सकता है, और यहाँ पर कुछ अदर सिम्टम्स अपन को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मतलब वो पेल भी हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली स्टिफनेस में अकर्स ओनली आफ्टर रेस्ट बट लेटर इज परसिस्ट ऑल द टाइम। जो यहाँ पर क्या होता है जो इनिशियल स्टेज होते हैं, जब जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हिप के अंदर स्टार्ट होने लगा है, तो इनिशियल स्टेज में हिप के बाद स्टिफनेस हो सकती है, लेकिन लेट स्टेज में यह ऑल टाइम परसिस्ट रहती है। अर्ली स्टेज है तो स्टिफनेस तभी अपन को देखने को मिलेगी जब पेशेंट रेस्ट करेगा, रेस्ट के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा सीवियर होने लगेगी ये कंडीशन, स्टेजेस सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में जाने लगेगी ट्यूबरकुलोसिस, तो जो ये यहाँ पर जो स्टिफनेस है वो ऑल टाइम रहेगी पेशेंट के अंदर। पेन में बी एब्सेंट इन अर्ली स्टेज और इफ प्रेजेंट में बी रेफर टू द नी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अर्ली स्टेज में जो पेन होता है ना वो एब्सेंट होता है, पेन अपन को देखने को नहीं मिलता अर्ली स्टेज के अंदर, और अगर प्रेजेंट भी हो तो ये नी को रेफर किया जा सकता है, जो पेन है वो नी को रेफर हो जाता है। तो अगर पेन प्रेजेंट हो तो, वैसे तो पेन प्रेजेंट नहीं होता, अगर हो तो वो नी को रेफर कर देता है। द चाइल्ड में कंप्लेन फॉर नाइट क्राइज, the so-called starting pain caused by the rubbing of the two disease surface when movement occurs as a result of muscle relaxation during sleep। तो यहाँ पे क्या है ना, चाइल्ड है ना वो नाइट क्राई का कंप्लेन करता है, वो बोलेगा कि उसको नाइट क्राई है तो इस बात का कंप्लेन करेगा, तो ये क्या होता है ना, ये इसका स्टार्टिंग पेन होता है। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्टिंग पेन कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है दो डिजीज सरफेस के रबिंग के कारण होता है। दो डिजीज सरफेस अगर रबर खा रही है तो वहाँ पर इस कारण से वहाँ पर स्टार्टिंग पेन हो सकती है, जिससे पेशेंट जो है वो नाइट क्राइट की कंप्लेन कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब नींद के दौरान मसल्स में रिलेक्शन से मूवमेंट होता है उस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लेट देयर में बी कोल्ड एब्सिस अराउंड द हिप और दिस में बर्स्ट रिजल्टिंग इन डिस्चार्जिंग साइनस। तो यहाँ पर कोल्ड एब्सिस की बात हो रही है। कोल्ड एब्सिस जो है वो अपन पहले की वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ आज मैं आपको बताती हूँ कि कोल्ड एब्सिस क्या होता है। तो कोल्ड एब्सिस पस का कलेक्शन होता है जॉइंट के अंदर और ट्यूबरकुलर डेब्रिस यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है, तो ये होता है कोल्ड एब्सिस। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बाद में क्या होता है ना, हिप के अराउंड में कोल्ड एब्सिस हो जाता है। ठीक है, कोल्ड एब्सिस हिप के अराउंड में बन जाता है और ये बस्ट हो सकते हैं। अगर ये बस्ट हो जाते हैं तो इस कारण से यहाँ पर साइनस जो है वो निकल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया इसकी पैथोलॉजी क्लिनिकल फीचर्स। अब यहाँ पर आते हैं इसकी स्टेज। तो इस टीबी के अंदर जो स्पाइन हिप के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी यहाँ पर 3 स्टेज होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसके तीनों स्टेजेस को पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज 1 के अंदर अपन इसको कह सकते हैं स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस का मतलब साइनोवियम के अंदर इन्फ्लेमेशन, जिसको अपन साइनोवाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज इफ्यूजन इनटू द जॉइंट विच डैमेज द हिप टू बी इन अ पोजिशन ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर जॉइंट में इन्फ्यूजन है जो हिप को मैक्सिमम कैपेसिटी के पोजीशन में रखने की डिमांड करता है। ठीक है, इट इज़ पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। तो ये किसकी पोजीशन होती है, यह फ्लेक्शन, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन की पोजीशन होती है। ये सब हिप के मूवमेंट्स है, मतलब हिप के अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो कौन कौन सी पोजीशन के अंदर हो रहा है, तो हिप का जो हिप है वो फ्लेक्शन में जा रहा है और फ्लेक्शन के साथ साथ उसका अबडक्शन हो रहा है और उसका इंटरनल रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन रहती है यहाँ पर स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस के अंदर, मतलब हिप की फर्स्ट
स्टेज के अंदर। सिंस फ्लेक्शन एंड abduction deformity are only slight and are compensate for the tilting of the pelvis, this do not become obvious। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाँ कि जो फ्लेक्शन और abduction डिफॉर्मिटी होती है ना वो बिल्कुल बहुत कम होती है, मतलब बहुत मामूली सी होती है। एंड पेल्विक के टिल्टिंग से कंपनसेट इसको किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा जो पेल्विस का टिल्ट हो जाएगा तो उसके कारण जो फ्लेक्शन और एबडक्शन जो डिफॉर्मिटी है वो अपन को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी और ये ज़्यादा स्पष्ट अपन को देखने को नहीं मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर है द लिम रिमेन्स इन एक्सटर्नल रोटेशन, और जो लिम है वो एक्सटर्नल रोटेशन में रहता है। एज द पेल्विस टिल्ट डाउनवर्ड्स टू कंपनसेट फॉर द abduction डिफॉर्मिटी द अफेक्टेड लिम अपीयर्स लॉन्गर, दो ऑन मेजरिंग टू लिम लेंथ द टू लिम्स आर फाउंड टू बी इक्वल। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, इसके अंदर abduction डिफॉर्मिटी के कंपनसेट के लिए जब पेल्विक्स जो है वो डाउनवर्ड टिल्ट होती है, किसके लिए, abduction डिफॉर्मिटी के कंपनसेट के लिए जो पेल्विस है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो जाती है और अफेक्टेड जो लिम होता है ना वो अपन को लंबा देखने को मिलता है। ठीक है, जो अफेक्टेड लिम है वो अपन को लंबा देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रू लिम लेंथ मेजर करने पर दोनों लिम की लंबाई अपन को इक्वल देखने को मिलेगी। ठीक है, अपन जब दोनों को इक्वली अपन इसको मेज़र करेंगे दोनों लिम्स को तो अपन को ये एक जैसी देखने को मिलेगी इसकी लेंथ। दोनों लिम्स की जो लंबाई है वो इक्वल देखने को मिलती है। इस स्टेज को अपन स्टेज ऑफ एपरेंट लेंथनिंग के नाम से भी जानते हैं, स्टेज ऑफ एपरेंट लेंथनिंग। दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ एपरेंट लेंथनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, क्योंकि अपन को इसके अंदर जो अफेक्टेड लिम है ना उसकी लंबाई देखने को मिल रही थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों को मेजर करने पर दोनों सेम होती है, इसलिए इसको कह दिया है यहाँ पे स्टेज ऑफ एपरेंट लेंथनिंग। तो मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर अपन को स्टेज ऑफ एपरेंट लेंथनिंग देखने को मिलेगी और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, वेरी रेयर होती है। डोज अ पेशेंट प्रेजेंट टू अ हॉस्पिटल इन सच अ अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़। तो यहाँ पर क्या होता है ना, डिजीज़ इतनी अर्ली स्टेज में कोई भी जो पेशेंट होता है ना वो बहुत ही कम हॉस्पिटल में रहता है इस स्टेज के अंदर, मतलब वो हॉस्पिटल में जाता है तो बहुत कम के लिए टाइम के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर आता है स्टेज सेकेंड, जिसको अपन कहते हैं स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है ना, इन दिस स्टेज द आर्टिकुलर कार्टिलेज इज इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना वो इन्वॉल्व होती है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना वो जॉइंट के सरफेस पे अपन को देखने को मिलते हैं, मतलब बोन जो होती है ना, जो वो आर्टिकुलर सरफेस बनाती है जॉइंट की, तो उसके बोन के ऊपर अपन को आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो इस स्टेज के अंदर इन्वॉल्व रहती है। दिस लीड टू स्पाज्म ऑफ द पावरफुल मसल्स अराउंड द हिप। तो इसमें क्या होता है ना, इससे हिप के अराउंड के जो पावरफुल जो मसल्स होते हैं ना वहाँ पर अपन को ऐठन होती है। ऐठन मतलब वहाँ पर स्पाज्म होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है सिंस द फ्लेक्शन और abductors आर स्ट्रोंगर मसल्स ग्रुप देन द extensors एंड abductors, the hip takes the attitude of flexion, abduction and internal rotation। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लेक्सार्स और abductors जो होती है ना वो एक्सटेंसार और abductors की तुलना में ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है। ठीक है, उसकी तुलना में ज़्यादातर स्ट्रोंगर मसल्स ग्रुप होता है, इसलिए जो हिप है वो फ्लेक्शन, अडक्शन और इंटरनल रोटेशन में जाता है। कौन कौन से एटीट्यूड के अंदर जाता है, फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्लेक्सार्स मसल और अडक्टार्स मसल्स होती है ना वो स्ट्रोंगर होती है एक्सटेंसार्स और अबडक्टार्स से। ठीक है, फ्लेक्शन एंड adduction may be concealed by compensated tilt of the pelvis, but internal rotation of the leg is obvious। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो पेल्विस है ना, पेल्विस के अंदर यहाँ पर टिल्ट हो रहा है, तो पेल्विस के कंपनसेटेड टिल्ट से फ्लेक्शन और अडक्शन को छुपाया जा सकता है, लेकिन इंटरनल रोटेशन को नहीं। इंटरनल रोटेशन यहाँ पर नहीं छुपेगा, यहाँ पर सिर्फ फ्लेक्शन और अबडक्शन जो है डिफॉर्मिटी वो उसको अपन पेल्विस के कंपनसेटेड टिल्ट से अपन छुपा सकते हैं, लेकिन इंटरनल रोटेशन को कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एज द पेल्विस टिल्ट्स अपवर्ड्स टू कंपनसेट फॉर द अडक्शन द अफेक्टेड लिम्ब अपीयर्स शॉर्टर थ्रोट
on comparing the limb length in a similar position, the two limbs are equal. This is also called the stage of apparent shortening. ठीक है, तो अपन ने पहले की स्टेज के अंदर देखा था, स्टेज फर्स्ट के अंदर, कि वहाँ पर स्टेज मतलब स्टेज ऑफ एपलेंट लेंथनिंग अपन ने वहाँ पर कहा था, क्योंकि वहाँ पर जो अफेक्टेड लिम्ब है उसके अपन को लेंथनिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन लेंथनिंग हो नहीं रही थी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इस स्टेज के अंदर देखो क्या होता है ना, सेकेंड स्टेज के अंदर जो पेल्विस होता है ना वो अबडक्शन के कंपनसेट के लिए अपवर्ड टिल्ट होता है। जो पेल्विस होता है ना उसका यहाँ पर कंपनसेटेड टिल्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो पेल्विस अबडक्शन के कंपनसेट के लिए अपवर्ड टिल्ट होता है। अफेक्टेड जो लिम्ब होता है ना वो अपन को छोटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अपन को छोटा देखने को मिल रहा है लिम्ब, उस वाले स्टेज के अंदर अपन को लंबा देखने को मिल रहा था। लेकिन जब अपन यहाँ पर सिमिलर लिम्ब के साथ अपन इसके मेज़र करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो अपन को जो दोनों लिम्ब है ना वो अपन को इक्वल देखने को मिलते हैं। अब छोटा देखने को मिल रहा है, मतलब छोटा दिख रहा है अपन को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए इसको अपन ने यहाँ पे कहा है स्टेज ऑफ अपरेंट शॉर्टनिंग। तो शॉर्टनिंग तो होगी सेकेंड स्टेज के अंदर, और जो लेंथनिंग अपन को देखने को मिल रही थी वो थी फर्स्ट स्टेज के अंदर। स्टेज क्या कहा था अपन ने इसको, स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस कहा था। ठीक है, उसके अंदर, और स्टेज ऑफ आर्थराइटिस के अंदर अपन को यहाँ पर शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी, होती नहीं है लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज के अंदर है स्टेज ऑफ इरोजन, अपन ने इसको कहा है। तो इस स्टेज के अंदर देखो क्या होता है ना, इन दिस स्टेज द कार्टिलेज इज डिस्ट्रॉय, जो कार्टिलेज जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड द हेड एंड और द एसिटाबुलम इज इरोड, जो हेड और जो एसिटाबुलम होता है ना वो इरोड हो जाता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसकी थर्ड स्टेज सीवियर स्टेज है इसकी। देयर में भी पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन और सबलक्सेशन ऑफ द हिप। तो इस वाले स्टेज के अंदर क्या होता है ना, हिप की पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन और सबलक्सेशन हो सकता है। यहाँ पर हिप जॉइंट के अंदर डिसलोकेशन भी देखने को मिल सकता है, सबलक्सेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हेड और एसिटाबुलम है वो इरोड हो सकता है, आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद एटीट्यूड बताया है लिम्ब का। एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब इज द सेम एज डेट इन स्टेज सेकेंड। तो स्टेज सेकेंड के अंदर जब अपन को एटीट्यूड देखने को मिल रहा था लिम्ब का, वही यहाँ पर सेम रहेगा, फ्लेक्शन में रहेगा, अडक्शन रहेगा और इंटरनल रोटेशन रहेगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द डिफॉर्मिटी आर एग्जैगरेटेड। तो देखो यहाँ पर इसके लिम्ब के एटीट्यूड की क्या बात हो रही है। तो लिम्ब का एटीट्यूड जो है वो स्टेज सेकेंड की तरह ही सेम रहेगा, इस फैक्ट को छोड़कर कि फ्लेक्शन, अबडक्शन और इंटरनल रोटेशन की डिफॉर्मिटी एग्जैगरेटेड है। ठीक है, एग्जैगरेटेड रहेगी। देयर इज ट्रू शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब बिकॉज ऑफ द एक्चुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन। तो बोन के एक्चुअल डिस्ट्रक्शन के कारण लिम्ब का यहाँ पर शॉर्टनिंग हो जाएगी। ठीक है, इन एडिशन, यहाँ लिखा हुआ है इन एडिशन अपरेंट लेंथ ऑफ द लिम्ब इज फर्दर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अबडक्शन डिफॉर्मिटी। इसके अलावा जॉइंट की डिफॉर्मिटी के कारण जो लिम्ब की अपरेंट जो लेंथ है ना और जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर जो हिप के अंदर जो स्टेज होती है ट्यूबरकुलोसिस की, तो उसकी डायग्राम है यहाँ पर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो आप यहाँ पर लिम्ब की पोजीशन भी देख सकते हो और हिप की पोजीशन भी देख सकते हो, और यहाँ पर पेल्विस भी देख सकते हो कि इसका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। तो ये है इसकी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द हिप की फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड इसकी थर्ड स्टेज। तो अपन ने यहाँ पे भी डिस्कस कर ली टीबी स्पाइन के स्टेजेस, 3 स्टेजेस अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा इसका एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इससे सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जामिनेशन के अंदर गेट पैटर्न। जो पेशेंट है ना वो जब वो वॉक करेगा तो उसका गेट पैटर्न अपन चेक करेंगे। तो लेमनेस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन। तो इसका फर्स्ट साइन होता है लेमनेस, मतलब वो ठीक से वॉक नहीं करेगा, जैसे लंगड़ापन जैसा अपन कहते हैं वैसा अपन को देखने को मिलेगा। तो इसका ये फर्स्ट साइन होता है। इन द अर्ली स्टेज में क्या होता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टिफनेस एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप। तो फर्स्ट अर्ली स्टेज के अंदर ये हिप की स्टिफनेस और हिप के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है उस कारण से अपन को देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ द फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी एट द हिप द चाइल्ड स्टैंड विथ कंपनसेटेड एक्सैगरेटेड लंबर लॉर्डोसिस। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हिप
में फ्लेक्शन जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के कारण जो चाइल्ड होता है ना वो कंपनसेटरी एक्जागरेटेड लंबा लोडोसिस के साथ खड़ा होता है, जिस कारण से अपन को यहाँ पर ये फर्स्ट साइन देखने को मिलता है लेमनेस का। उसके बाद यहाँ पर आता है वॉकिंग द हिप इज केप्ड स्टिफ। तो वॉकिंग के समय जो हिप होता है ना वो स्टिफ होता है। अपन स्टिफनेस की पहले बात की थी, ठीक है। जब चाइल्ड वॉक करेगा तो हिप के अंदर स्टिफनेस होगी, स्टिफ होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट एट द लंबर स्पाइन इज यूज्ड फॉर propulsion ऑफ द लोअर लिम्ब। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की और लंबर स्पाइन के मूवमेंट का यूज लोअर लिम्ब के परपल्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं स्टिफ हिप गेट, ठीक है। लेटर द लिम्ब इज एक्सागरेटेड बाय पेन, सो द चाइल्ड हैज टू टेक द वेट ऑफ द अफेक्टेड साइड। तो यहाँ पर क्या होता है ना, तो इसके बाद यहाँ पर है दिस इज कॉल्ड द पेनफुल और एंटाल्जिक गेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाद में पेन से लिम्प ज़्यादा हो जाता है, पेन पेशेंट को होगा जिस कारण से जो लिम्प हो ना वो ज़्यादा हो जाएगा, लिम्प इज एक्सागरेटेड बाय पेन। तो इसलिए ना जो चाइल्ड अफेक्टेड साइड में वेट को हटाने के लिए जल्दबाजी करता है, इसे पेनफुल और एटाल्जिक गेट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको पेन होगा तो ज़्यादा वेट बियर नहीं करेगा, तो उसको हटाने के लिए जल्दी वो करेगा, जिस कारण से ये वाला गेट और ये लिम्प अपन को देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है मसल वास्टिंग। अपन को थाई मसल की जो मसल है और ग्लूटल जो मसल है ना उसकी वास्टिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर स्वेलिंग होगी, देयर में भी स्वेलिंग अराउंड द हिप बिकॉज ऑफ द कोल्ड एब्सिस अपन ने पहले देखा था कि क्या होता है, तो जिस कारण से यहाँ पर हिप के अराउंड के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन के अंदर ही है डिस्चार्जिंग साइनस। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देयर में बी डिस्चार्जिंग साइनस ऑफ द ग्रोइन और अराउंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर, देयर में बी पुक्ड स्कार फ्रॉम हिल्ड साइनसेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोइन और ग्रेटर ट्रोकेंटर के अराउंड में डिस्चार्जिंग साइनस हो सकता है। उसके बाद पुक्ड स्कार हो सकते हैं हिल्ड साइनसेस के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी डिफॉर्मिटी के अंदर ग्रोथ डिफॉर्मिटीज में बी ऑब्वियस ऑन एक्सेप्शन। जब अपन यहाँ पर चेक करते हैं तो अपन को यहाँ पर ग्रोथ डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है अच्छे से। उसके बाद मिनिमल डिफॉर्मिटीज आर कंपनसेट फॉर द पेल्विक टिल्ट एंड कैन बी मेड ऑब्वियस बाय टेस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमल डिफॉर्मिटी पेल्विक टिल्ट से कंपनसेट हो जाता है और टेस्ट से इसका पता लगा सकता है। अगर थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी होते हैं तो उसके कंपनसेट पेल्विस के कंपनसेट के कारण वो है ना दिखती नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो अपन को वो अच्छे से देखने को मिलती है। यहाँ पर कॉमनली इट इज फ्लेक्शन अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप। तो कॉमनली अपन को यहाँ पर हिप की फ्लेक्शन अडक्शन और इंटरनल रोटेशन की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आता है मूवमेंट, बहुत एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स आर लिमिट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब सभी डायरेक्शन के अंदर जो एक्टिव और पैसिव जो मूवमेंट्स है ना उसके अंदर लिमिटेशन आ जाएंगी। एंड अटेम्प्ट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ मसल स्पाज्म। और उसके बाद जो अटेम्प्टेड मूवमेंट्स होते हैं ना वो मसल स्पाज्म के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। उसके बाद देयर में भी सीवियर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स both active and passive in all direction in late cases of tuberculosis. This is called ankylosing of the hip. If there is no movement at all, it is bony ankylosing. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूबरक्लोसिस के लेट स्टेज मतलब सीवियर स्टेज के अंदर जो ऑल डायरेक्शन में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के मूवमेंट्स है ना उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है। इसे हिप का एनकाइलोसिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी मूवमेंट नहीं यहाँ पर नहीं होता है तो उसे अपन यहाँ पर बोनी एनकाइलोसिंग कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर abnormal फंक्शन ऑफ द हेड का abnormal फंक्शन। इन अ डिसलोकेटेड हिप द हेड कैन बी फील्ड इन द ग्लूटियल रीजन। अगर यहाँ पे जो हेड है हिप का मतलब हिप के अंदर डिसलोकेशन हो गया है, मतलब जो फीमर का हेड है वो निकल गया है, तो अपन को देखने को मिलेगा ग्लूटियल रीजन के अंदर। उसके बाद टेलोस्कोपी, दिस टेस्ट असिस्ट द इनस्टेबिलिटी ऑफ द हेड
इफ़ इट इज़ आउट ऑफ द एसिटाबुलम, अगर जो हेड है एसिटाबुलम से आउट हो गया है तो उसकी इनस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपन टेलोस्कोपी करवाते हैं। अब यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन यहाँ पर पढ़ते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक्सरे करवा लेंगे अफेक्टेड पार्ट का, एमआरआई भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विस विथ बोथ हिप्स एपी एंड लेटरल व्यू ऑफ द अफेक्टेड हिप आर एसेंशियल। तो पेल्विक के साथ दोनों हिप का एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाता है और अफेक्टेड हिप का एपी और लेटरल व्यू लिया जाता है। ठीक है, एपी और लेटरल व्यू अपन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन के अंदर लिखा हुआ है एमआरआई स्कैन एंड बोन स्कैन मे बी यूजफुल इन अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के लिए अपन यहाँ पर एमआरआई स्कैन और बोन स्कैन करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद है सम ऑफ द रेडियोलॉजिकल साइंस इज द एस्टेब्लिश्ड केस ऑफ टीबी ऑफ द हिप आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर अपन को कुछ रेडियोलॉजिकल साइंस दे रखे जो कि अपन को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे हेजिनेस, उसके बाद है रिडक्शन ऑफ जॉइंट स्पेस, उसके बाद इरेगुलर आउटलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है हेजिनेस की। हेजिनेस ऑफ द बोन अराउंड द हिप इज द अर्लीस्ट साइन टू अप्रिशिएट इज इट बेस्ट द अफेक्टेड हिप इज कंपेयर्ड विद द नॉर्मल हिप। तो इसके अंदर लिखा हुआ है हिप के अराउंड की बोन का हेजिनेस अर्लीस्ट साइन होता है। ठीक है, यह एक अर्लीस्ट साइन है हेजिनेस ऑफ द बोन अराउंड द हिप, हिप के अराउंड की बोन का। फिर उसके बाद इसको अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए अफेक्टेड हिप का नॉर्मल हिप से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दोनों हिप को अपन कंपेयर कर लेंगे, अफेक्टेड और नॉर्मल हिप को। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ जॉइंट स्पेस। इट अकर्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द cartilage. It may be uniform or irregularly diminished. Better appreciate in the early stage on comparing it with द अपोजिट साइड। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जॉइंट स्पेस है ना उसका रिडक्शन हो जाता है। जो मान लो पहले जॉइंट स्पेस इतना था तो उसका रिडक्शन होकर वो इतना रह जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्टिलेज है ना उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद है यहाँ पर इनरेगुलर आउटलाइन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है द आउटलाइन ऑफ द articular ends of the bone becomes irregular because of destruction of the disease process. In severe case, a significant part of the head or acetabulum may be destroyed. तो यहाँ पर इरेगुलर आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है डिजीज प्रोसेस से डिस्ट्रक्शन के कारण बोन के आर्टिकुलर एंड की आउटलाइन जो होती है ना वो इरेगुलर हो जाती है और डिजीज़ के सीवियर केस में हेड और एसिटाबुलम के पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सीवियर केस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है, पहले अपन ने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा था, उसके अंदर है एक और है बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर था रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद है बायोप्सी। It may be needed in some doubtful cases. This is done by exploring the hip by the posterior approach and taking a piece of a synovium of histopathological examination. It is possible to do an arthroscopic biopsy. तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, बायोप्सी के अंदर बायोप्सी कुछ डाउटफुल जो केस होते हैं ना उसके अंदर करवाया जाता है। इसे हिप के पोस्टीरियर अप्रोच से एक्सपोज करके और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए साइनोवियम का एक पीस लेके किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, हिप के पोस्टीरियर अप्रोच से अपन एक हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए साइनोवियम का एक पीस लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे और ये आर्थ्रोस्कोपिक बायोप्सी से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब अपना यहाँ पर लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया कि क्या होता है टीबी, मतलब हिप के अंदर टीबी कैसे होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलेंगी, कितने स्टेजेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें, कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि अपना ट्रीटमेंट के जो है कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है। इट इज़ अ कंट्रोल ऑफ डिजीज एक्टिविटी एंड डू प्रिजर्व जॉइंट मूवमेंट। तो अपना यही प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट करने का कि डिजीज एक्टिविटी को कंट्रोल करना है और जॉइंट मूवमेंट को जो है प्रिजर्व करना है। डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे ताकि वो और ज़्यादा सीवियर ना हो और जो भी जॉइंट मूवमेंट है उनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि उनके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना आए। इन अर्ली
इन अर्ली स्टेज अपन ने किसको कहा है, स्टेज 1 और स्टेज 2 को, स्टेज 3 को अपन यहाँ पे सीवियर कह रहे हैं। इन अर्ली स्टेज इट इज़ पॉसिबल टू अचीव दिस बाय कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो अर्ली स्टेज जो है उसको अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। इन लेट स्टेज अपन इसको कह रहे हैं स्टेज 3 को, मतलब स्टेज 2 को, एंड उसके आफ्टर जो भी जो सीवियर होगा उसे, मतलब स्टेज 2 और स्टेज 3 और स्टेज 3 के बाद की भी स्टेज। तो यहाँ पर है इन अर्ली स्टेज सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ जॉइंट फंक्शन अकॉर्स डिस्प्यूट बेस्ड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट स्टेज, मतलब स्टेज 2 और उसके बाद की स्टेज बेस्ड ट्रीटमेंट के बावजूद जॉइंट फंक्शन में लिमिटेशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में भी कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव। तो ट्रीटमेंट जो है वो कंजर्वेटिव भी हो सकता है और ऑपरेटिव भी हो सकता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर अपन किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी एंड केयर ऑफ हिप। तो इसके अंदर दो तरीके से अपन ट्रीटमेंट करेंगे, एक तो करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी देके और एक करेंगे हिप की केयर करके। तो एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी के अंदर अपन यहाँ पे कुछ ड्रग्स देंगे, ठीक है। ये ड्रग्स जो अपन ने पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसको अपन। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पर आपको नाम बता रही हूँ। ये यहाँ पर 4 ड्रग्स है जो अपन एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी के अंदर पेशेंट को देते हैं। तो यहाँ पे इनके नाम है रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेराजिमाइड, पेरा एमिनो सिलिसिलेट, ठीक है। उसके बाद है केयर ऑफ द हिप की अपन केयर किस तरीके से करेंगे। तो अपन इसका देखते हैं। द अफेक्टेड हिप इज द पुट टू रेस्ट बाय इमोबिलाइजेशन यूजिंग बिलो नी स्किन ट्रैक्शन इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ। दिस आल्सो करेक्ट एनी डिफॉर्मिटी बाय काउंटर ट्रैकिंग द मसल स्पाज्म। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे बिलो नी स्किन ट्रैक्शन का यूज़ करके अफेक्टेड हिप को इमोबिलाइजेशन से रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। किस तरह से रेस्ट देंगे, बिलो नी स्किन ट्रैक्शन का यूज़ करके अफेक्टेड हिप को अपन इमोबिलाइजेशन में रखेंगे, मतलब इमोबिलाइजेशन से अपन उसको रेस्ट देंगे। इससे पेन रिलीफ होगा पेशेंट को और डिफॉर्मिटी जो है आ गई है वो करेक्ट होगी, ठीक है। तो ये अपन ने किसके अंदर किया, हिप की केयर करने के लिए अपन ने क्या किया, इमोबिलाइजेशन लगा दिया ताकि उसको रिलीफ हो सके, उसकी डिफॉर्मिटी जो है वो करेक्ट हो सके। उसके बाद यहाँ पर आती है इसकी जनरल केयर को अपन पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नाम बताती हूँ। प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द जॉइंट की प्रॉपर पोजिशनिंग रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि उसको किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी ना आ जाए उस जगह पे और उसके बेड सोर्स भी ना हो जाए। मोबिलाइजेशन कराएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, बेड बेयरिंग पेशेंट को करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर है, तो यहाँ पर है जॉइंट डिप्लीटमेंट। तो इसके अंदर लिखा हुआ है द जॉइंट इज ओपन यूजिंग पोस्टरल अप्रोच, बस नेक्रोटिक टिश्यूज इन्फ्लाम्ड साइनोवियम एंड डेड कार्टिलेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द जॉइंट। उसके बाद है एनी कैविटीज इन द हेड ऑफ द फीमर और एसिटेबुलम आर क्यूरेटेड। द जॉइंट इज वॉश्ड थ्रूली विथ सलाइन एंड द वुंड क्लोज्ड। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव द जॉइंट सरफेस आर kept apart by traction of the leg. After the wound heal, the joint is immobilized. ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन ने यहाँ पर कहा है जॉइंट डिप्लीटमेंट। तो इसके अंदर है कि जो पोस्टरल अप्रोच का अपन यहाँ पर यूज़ करके अपन जॉइंट को ओपन करेंगे, ठीक है। जॉइंट को ओपन कर लिया, जॉइंट ओपन करने के बाद बस नेक्रोटिक टिश्यूज, इन्फ्लेम्ड साइनोवियम और भी जो भी डेड कार्टिलेज है उसको अपन जॉइंट से रिमूव कर लेंगे। जॉइंट से रिमूव करने के बाद अपन यहाँ पर जॉइंट को अच्छी तरह से सलाइन से वॉश कर लेंगे अच्छे से और वुंड को क्लोज किया जाता है, ठीक है। वुंड को क्लोज कर देंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करेंगे, ऑपरेशन होने के बाद जॉइंट सरफेस को लेग से ट्रैक्शन से अलग रखा जाता है। जॉइंट सरफेस को लेग से ट्रैक्शन से अलग रखा जाता है और वुंड हील होने के बाद जॉइंट मोबिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका अपन मोबिलाइजेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑपरेशन है गर्डल स्टोन आर्थोप्लास्टी, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है द हिप जॉइंट इज एक्सपोज्ड यूजिंग द पोस्टीरियर अप्रोच। इसको भी पोस्टीरियर अप्रोच से अपन ओपन करेंगे, जॉइंट के पोस्टीरियर अप्रोच से अपन इसको ओपन करेंगे। हेड एंड नेक ऑफ द फीमर आर एक्साइज्ड, और हेड और फीमर को मतलब
फीमर की हेड और नेक को अपन एक्सरसाइज करेंगे। डेड नेक्रोटिक टिश्यूज एग्यूमुलेशन टिश्यूज आर एक्सरसाइज्ड, मतलब नेक्रोटिक जो टिश्यूज है, डेड नेक्रोटिक टिश्यूज एग्यूमुलेशन जो टिश्यूज है ना उसको भी एक्सरसाइज करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली बायलेटरल स्केलेटल ट्रैक्शन इज गिवन फॉर 4 वीक। अपन 4 वीक के लिए बायलेटरल स्केलेटल ट्रैक्शन पेशेंट को देंगे, फॉलोड बाय मोबिलाइजेशन ऑफ द हिप। उसके बाद अपन यहाँ पर मोबिलाइजेशन करवाएंगे हिप का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। अगर मान लो जो डिजीज़ है अपनी हिप के अंदर, जो ट्यूबरकुलोसिस है वो ज़्यादा सीवियर हो गया है, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है, छोटा मोटा जो भी ऑपरेशन करना था अपन ने कर लिया, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो अपन यहाँ पर उसका रिप्लेसमेंट कर देंगे, मतलब पूरे हिप का अपन रिप्लेसमेंट कर देंगे। यहाँ पर देयर इज इनफ एविडेंस नाउ डेट द टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज ए यूजफुल ऑपरेशन इन सम पेशेंट विथ रिक्वेसेंट ट्यूबरकुलोसिस, बट एज of now in most Afro-Asian countries where most cannot afford a total hip replacement and where most patients want to be able to squat even at the cost of instability and oxygen, आर्थोप्लास्टी इज अ प्रेफर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर टोटल नी रिप्लेसमेंट के अंदर क्या करते हैं ना, टोटल नी रिप्लेस के अंदर अपन पूरे हिप को ओपन करते हैं, हिप जॉइंट को, उसकी जो एसिटाबुलम और जो फीमर का जो हेड होता है ना उसको निकालते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स अपन लगाते हैं। उसके बाद पूरे हिप को अपन रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स के साथ। तो क्या होता है ना, ये काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास है वो इसको करवा सकता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट को काफ़ी अच्छी टेक्निक है ट्यूबरकुलोसिस को निकालने की, या फिर ऐसी कोई सी भी कंडीशन जो काफ़ी सीवियर होगी जिस कारण से पेशेंट को उसकी लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, तो अपन टोटल नी रिप्लेसमेंट वहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट प्लान फॉर टीबी स्पाइन। टीबी स्पाइन के लिए यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट प्लान है कि अपन किस तरह से जिसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हिप के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। तो अब अपन स्टार्ट कर देंगे। मान लो हिप के अंदर टीबी हो गया है, तो अपन सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, एटीटी और बिलोनी स्किन ट्रैक्शन लगाएंगे। ट्रैक्शन की बात अपन पहले कर चुके हैं, बिलोनी स्किन ट्रैक्शन लगाएंगे जिससे क्या होगा ना, साइनस जो सिम्टम्स है उसके अंदर रिलीफ अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद रिपीट एक्सरे टू एवलेट स्टेट ऑफ जॉइंट डिस्ट्रक्शन। तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन को एवलेट करने के लिए अपन यहाँ पर रिपीटेड एक्सरे करवाएंगे। तो रिपीटेड एक्सरे के बाद क्या होगा ना, नो और मिनिमल जॉइंट इनरेगुलरिटी अपन को देखने को मिल सकती है, या फिर सीवियर जॉइंट डिस्ट्रक्शन अपन को और सबलक्सेशन अपन को देखने को मिल सकता है। अगर नो और मिनिमल जॉइंट इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है अपन को, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन करवाएंगे हिप का। उसके बाद गेन एज मच फंक्शन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी अपन यहाँ पर उसके फंक्शंस को गेन करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो अपन ने यहाँ पर सबलक्सेशन देखने को मिल रहा है अपन को, या फिर जॉइंट जो है उसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, सीवियर है, तो अपन यहाँ पर नॉर्मल जॉइंट फंक्शन नॉट पॉसिबल, तो नॉर्मल जो फंक्शन है जॉइंट के वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से अपन यहाँ पर हिप मूवमेंट्स एट द हिप इज डिजायरेबल, इफ स्टेबिलिटी ऑफ द हिप इज डिजायरेबल, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पर। अगर स्टेबिलिटी ऑफ द हिप इज डिजायरेबल है तो यहाँ पर अचीव फ्यूजन होगा, फ्यूजन करेंगे बाय कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड के साथ जो कि है हिप स्पाई का देकर। उसके बाद बोनी ऑपरेटिव मेथड्स से भी अपन कर सकते हैं जो कि आर्थोडेसिस। और अगर मान लो यहाँ पर हिप मूवमेंट एट द हिप इज डिजायरेबल, तो अपन यहाँ पर एक ऑपरेटिव मेथड का यूज़ करेंगे जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके नाम है गर्डल स्टोन आर्थोप्लास्टी। तो अपन यहाँ पर वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है ये कि अपन किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज अपन ने यहाँ पे पूरी वीडियो देखी कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द हिप क्या होता है, इसकी पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, स्टेजेस देखी, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और इसका ट्रीटमेंट देखा। उसके बाद अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो है कौन कौन सी साइट्स होती है और कितने स्टेज के ट्रीटमेंट, मतलब कितने स्टेज होती है ट्यूबरकुलोसिस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।